लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर खत्म कर चुके थे। ठीक है, ऑपरेटर पढ़े और ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़े कि ऑपरेटर का यूज करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और जो भी ऑपरेटर है कुछ ऑपरेंड्स लेंगे, उसके बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कितना ऑपरेंड्स लेंगे कि वो किस टाइप का ऑपरेटर है। यूनरी है तो एक ही चाहिए, बाइनरी है तो दो चाहिए, टर्नरी है तो तीन चाहिए। सिंपल सी बात थी। और उसके बीच में वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी ऑपरेशंस जो ऑपरेटर होगा वो अपने अकॉर्डिंग काम करता था। वो चीजें हम लास्ट क्लास में समझे। ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी बार बार, तो ऑपरेटर्स यूज होते रहेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि कोई ऑपरेटर्स यूज नहीं हो रहा है तो उनको भूल जाए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, एक बार पीपीटी भी पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा कि क्या चीजें थी क्या चीजें नहीं था। ऑपरेटर वाले पीपीटी नहीं भेजे अभी तक तो बताया नहीं, कोई ग्रुप में मैसेज कर दिया करो जब पढ़ने बैठते हो पीपीटी नहीं मिलता है कि ये पीपीटी नहीं है। जब भी पढ़ने बैठो पीपीटी नहीं मिले तो मैसेज मारो कि पीपीटी अभी तक नहीं आया है ऐसा। ठीक है, अभी हम लोग को स्टार्ट करना है कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या? कंट्रोल स्टेटमेंट। अच्छा, ये कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना क्यों है जरा उसको समझो। अभी जब हम लास्ट कुछ क्लासेस में जावा के कुछ प्रोग्राम्स को रन किए तो एक चीज तुम नोटिस किए होगे कि मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से, और इसमें जो भी चीजें लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते जाता है नीचे की तरफ। अगर किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सब लाइन खत्म होता है, और लास्ट वाला लाइन जब ये करली ब्रैकेट बंद होता था तो वहां जाके बंद हो जाता था। यही होता था, एकदम सीधा सीधा नॉर्मल फ्लो था। ऊपर से शुरू करो लास्ट तक पहुंच जाओ। मेन मेथड के अंदर कहीं से भी नहीं। मेन मेथड के अंदर क्या होता था, ऊपर से शुरू करते थे और लास्ट तक पहुंचते थे। लास्ट में पहुंचने के बाद समझ आता था बात खत्म हुई, रुक जाओ। यही हो रहा था। कुछ ऐसे ही जैसे हम लोग का बचपन का लाइफ चल रहा था 10th क्लास तक। नहीं, 10th क्लास तक एकदम सीरियसली क्लास जंप करते गए, एक 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 आगे बढ़ते गए। ना कोई टेंशन, ना एग्जाम देने की ज्यादा टेंशन, ना कुछ। एक ही बार टेंशन आया मैट्रिक में, ओ बोर्ड एग्जाम आ गया। तब तक कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं, खेलते थे, पढ़ मन होता था तो पढ़ भी लेते थे डर से, नहीं तो नहीं भी पढ़ते थे। तो एकदम नॉर्मल लाइफ था, सिंपल से चले जा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पे डिसीजन लेने की बारी आई थी, और वो था 10th का टाइम। 10th के टाइम में क्या हुआ, तुम्हें डिसीजन लेना पड़ा। जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, अब तुम्हारा जो नॉर्मल फ्लो था कि 10th 9th किए 10th किए 8th इस तरीके से फॉलो था, 10th के बाद वो फॉलो नहीं था। 10th के बाद 11th में जाना है कि क्या करनी है, वहां पे थोड़ा सा तुम ठहरे, सोचे करना क्या है, दोस्तों को देखा कि क्या कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग जाना है। अब 11th में जाए तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके थे, क्या ले, मैथ ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, क्या ले। कॉमर्स की तरफ जाए, परेशान हो गए थे। तो वहां पे हमें डिसीजंस लेना पड़ा था। क्या उसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मेरा जो नॉर्मल फ्लो था कुछ इस प्रकार से चलते जा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे। उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना था। वैसा तो नहीं था कि सबको हम सिलेक्ट कर दिए, नहीं, किसी एक को सिलेक्ट किए, उसके साथ हम आगे बढ़े। ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसा ही होता है। सपोज करते हैं कि यहाँ से तुम्हें अपने रूम पे जाना है, तो हो सकता है कुछ दूर तक सीधा रास्ता चले, एकदम सीधे सीधे चल रहे थे। लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये कोई जरूरी नहीं हो। कुछ देर बाद आगे चलने के बाद दो चार रास्ते मिल जाएंगे चौराहे के जैसे। वहां पे तुम्हें चूज करना होता है कि कौन सी रास्ते से हम निकले आगे। और कैसे डिसाइड करते हो? घर ही जाना होता है तो कोई एक रास्ता सेलेक्ट करते हो, यहीं से निकलते हो, चार पांच रास्ता मिला, उसमें से कौन से रास्ते से तुम्हें जाना है कैसे पता चलता है? घर देखे हुए पता चल जाता है? नहीं, तुम्हें पता है कि वो रास्ते आगे कहाँ लेके जा रहे हैं, और वो कहाँ लेके जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तुमको कहाँ जाना, डिसीजन लेते हो। और डिसीजंस कैसे लेते हो? तो कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे 10th के बाद तुमने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये डिपेंड किया कि 10th में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था। कुछ ऐसा ही था क्या? अगर 10th में तुम पढ़ते पढ़ते मैथ से परेशान हो गए तो सोच रहे थे क्या मैथ ले ले 12th में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो जाता है कभी कभी कि दोस्तों को देख के ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि अगर हमें 10th में मैथ हार्ड लग रहा था तो हम सोचे मैथ को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट ले ले। जिसको बायो हार्ड लग रहा था बायो छोड़ दिया। अब जिसको ये दोनों हार्ड लग रहा था वो कोई और ले लेता है। होता है यही ना। मतलब ये कुछ डिसीजंस जो ले रहे हैं वो डिसीजंस हमारे प्रीवियस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो रहा था। ठीक है,
कुछ ऐसे ही जावा में क्या होता है कि जो मेरा नॉर्मल फ्लो था टॉप टू बॉटम की तरफ चल रहा था, बट हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं हो, कभी कभी हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उस डिसीजंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे कि छोड़ दे। ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा हो सकता है। अब वो लोग इसको इस तरीके से समझ क्यों रहे, इसलिए इस तरीके से समझ रहे हैं, जब रियल में काम करोगे किसी भी प्रोजेक्ट्स पे तो वहां पे तुमसे ऑड इवन का प्रोग्राम्स नहीं पूछा जाएगा और नहीं लूप चलाने के लिए बोला जाएगा। तुम्हारे पास में रियल सिचुएशंस आएंगे, उस रियल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना वो तुम्हें यहाँ पे सोचनी होगी और उसको इस तरीके से समझना होगा कि इसको कैसे हम डिसाइड करें एग्जीक्यूट करनी है कि छोड़नी है। तो बात यही होगी कि इसको कैसे समझाएं, क्योंकि फाइनल हमारा एजेंडा क्या होगा कि कंप्यूटर को सिखाना है ये काम करने के लिए, और सिखाने के लिए हमें तो पहले समझ में आना चाहिए किसको लेना है किसको छोड़नी है। तो वही करने के लिए जावा एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के रूप में प्रोवाइड करता है हमें इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, वैसे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पे हम डिसीजन लेने के लिए सीखेंगे। दूसरा होगा इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको लूप स्टेटमेंट बोलेंगे, जहां पे हम किसी भी काम को रिपीट करने के लिए सीखेंगे। और तीसरा होगा हमारा जंप स्टेटमेंट। ठीक है, इन तीनों को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक होगा ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दूसरा होगा स्विच स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट जिसको हम लोग इफ एल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इफ एल्स पढ़ेंगे। इफ एल्स के थ्रू हम बस डिसीजन लेने के लिए सीखेंगे कि क्या करनी है नहीं करनी। फॉर एग्जांपल सपोज करो इसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे हम लिखे हाई, हाई क्या अभी प्रिंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, कोई शक नहीं, होगा या नहीं होगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल होगा ही होगा। एग्जीक्यूट करके हम देख सकते हो, वैसे नहीं भी देखे तो तुम लोग इतना भरोसा कर सकते हो कि प्रिंट होगा, प्रिंट तो होगा। रन करके देख ले, आ चुका है। सपोज करो एक और स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं बाय, लिख रहे हैं बाय लिख रहे हैं, तो अभी दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होगा क्योंकि इसका फॉलो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो अभी दोनों पहले कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, हाई होगी। जो पहले मिला उसको पहले प्रिंट करेगा, जो बाद में मिला उसको बाद में प्रिंट किया, यही हुआ। बट हम चाहते क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट में से हमारा कोई एक कंडीशन हो, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करे। अच्छा, जब भी कोई कंडीशंस आती है तो वो कंडीशन हमारा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कोई भी कंडीशन है तो या तो वो कंडीशन सही होगा या तो गलत होगा, दो ही चीज होगा, तीसरा तो नहीं होगा। आधा सही आधा गलत तो नहीं होता है ना, दो ही चीज होता है। और सही और गलत को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा जानता है कैसे करता है, कैसे? बुलियन डाटा टाइप। अरे डाटा टाइप में बुलियन पढ़े थे ना, सही गलत को ये कैसे रिप्रेजेंट करता है? ट्रू फॉल्स में। तो ट्रू फॉल्स में तो हमारे पास एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड का नाम है इफ कीवर्ड। क्या? इफ कीवर्ड। इफ क्या बोलता है कि इफ कीवर्ड फिक्स है, बोला कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हमें चाहिए बुलियन डाटा टाइप। क्यों? बुलियन डाटा टाइप में दो ही चीज हो सकती है, क्या क्या? ट्रू या फॉल्स। बोला इसमें हमें चाहिए बुलियन डाटा टाइप, तो क्या दे देंगे, ट्रू या फॉल्स। मान लेते हैं ट्रू दिए। बोला ट्रू दिए, उसके बाद जब आप करली ब्रैकेट खोलिएगा और इसका स्कोप डिफाइन कीजिएगा, तो ये जो करली ब्रैकेट के बीच का स्कोप हुआ, इस स्कोप में आप जो भी स्टेटमेंट लिखिएगा, जो भी लाइन लिखिएगा, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे ट्रू होगा, अगर फॉल्स हुआ तो नहीं होगा। ठीक। अब लेकिन क्वेश्चन है कि अगर हम करली ब्रैकेट नहीं दिए तो इसका कहना है कि अगर आप करली ब्रैकेट नहीं देते हैं फिर भी तो मेरा कुछ स्कोप होगा, और मेरा स्कोप फिर एक लाइन का होगा, उसके बाद मेरे बाद जो भी अगला लाइन होगा उसको हम अपने अंडर में मानेंगे, वो मेरा स्कोप होगा। तो अभी जो हम ये हाई लिखे हैं, ये हाई किसके अंदर में चला गया? इफ के अंदर में। अब ये लाइन तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब यहाँ पे ट्रू मिले, तो अभी ट्रू दे रखे हैं तो पक्का एग्जीक्यूट होगा। आगे वाली लाइन की बात नहीं कर रहा है, आगे तो जो है सो है, बस अपने अभी एक ही लाइन की बात कर रहे ट्रू। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे दिए फॉल्स, क्या बोलेगा ना, अब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, करके देखें, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। इसी को तुम अब मल्टीपल्स लाइन को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते थे तो करली ब्रैकेट यूज कर सकते थे, अदरवाइज कोई बात नहीं।
एक ही बात हुई कि उसके बीच का जो भी स्कोप होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। अब जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, जो भी ऑपरेटर्स हम पढ़ के रखे हुए हैं, जो भी ऑपरेटर्स ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा था बुलियन में, वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और तुम्हें याद होगा कि कौन सा ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा था, याद है अच्छे से? जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर थे, रिलेशनल ऑपरेटर, इसी को कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, वो सब ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा था, याद होगा? ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा था। जैसे हम चेक कर रहे थे क्या 10 ग्रेटर देन है 20, तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर था रिलेशन चेक करके बताता था है या नहीं है, ट्रू फॉल्स। तो मुझे बताओ ये फॉल्स की ट्रू? तो फॉल्स जैसे ही इफ के पास मिला क्या बताएगा? नहीं करना इस काम को, बस उस काम को वो नहीं करेगा। इतना ही आसान है इफ। नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसको कंडीशन मिला ट्रू, मिलेगा ट्रू। कंडीशन कैसे ट्रू मिला? पहले कंडीशन को चेक किया और चेक करने के बाद वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। जैसे ही ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया, यहाँ पे क्या बता देगा उसको कि काम करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, समझ आ रहा है बातें? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे क्या हम प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? प्लस ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, क्यों? प्लस ऑपरेटर करता क्या था? एडिशन का काम करता था। और रिटर्न क्या करता था? कोई नंबर रिटर्न करता था। तो जब ये नंबर रिटर्न करता था तो इस केस में क्या रिटर्न होगा? नंबर रिटर्न होगा, ना कि ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा। और जब नंबर रिटर्न होगा तो इफ एल्स बताएगा ना कि ये क्या आप रिटर्न कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए था? हमको ट्रू फॉल्स चाहिए था, आप तो गड़बड़ रिटर्न कर दिए। तो इस केस में आएगा हमारे पास एरर। कंपाइलर हमें रोकेगा कि क्या कर रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वही ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो क्या हो, बुलियन रिटर्न करता हो। ठीक है, तो सपोज कि एक कंडीशन हम लिखे ये, और यहाँ पे लिखे हम और, याद होगा और क्या करता था? और ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर था, दोनों साइड लेता था, दोनों साइड ट्रू तो ट्रू रिटर्न करता था, कोई एक भी ट्रू तो ट्रू रिटर्न करता था, यही था ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे हम लिखे, अब इस केस में क्या होगा? पहली वाली कंडीशन चेक होगी, क्या है? इधर आ गया फॉल्स। अभी क्या आगे बढ़ेगा? नहीं, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, याद करो बिटवाइज दोनों साइड देखता था। शॉर्ट सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट एक साथ से काम कर लेता था, बिटवाइज दोनों साइड देखे, दोनों साइड देखे, ये कंडीशन ट्रू, एक ट्रू तो मतलब ट्रू, फाइनल ट्रू। तो फाइनली इफ के पास क्या मिला? ट्रू। अब इसके पास ट्रू मिला तो ये काम तो होना ही है। अब कौन हम काम होगा ही तो आउटपुट हमें मिलेगा। क्लियर हो? तो हम इस तरीके से एंड और जो भी ऑपरेटर्स पढ़े थे पर यूज कर सकते हैं क्या? आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से कर सकते हैं। और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सी ऑपरेटर्स यूज करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। क्लियर है? अब सपोज करते हैं मुझे कोई नंबर है हमारे पास, और वो नंबर सपोज करते हैं कि एक वेरिएबल्स के अंदर में रख लेते हैं। नॉर्मल एक वेरिएबल n बना लिया, ऐसे ही बनाते थे, इसमें कोई नंबर रख लिया, फॉर एग्जांपल 15 रख लिया, ऐसे ही रखते थे, बार बार रख चुके हैं, आदत पड़ चुकी है वेरिएबल्स बनाने का और नंबर्स रखने का। नंबर इसमें रख चुके हैं, हमें चेक करना था कि इस नंबर में जो भी नंबर हम रखे हुए हैं, इस n के अंदर में, इस वेरिएबल्स के अंदर में जो भी नंबर रखे हैं, वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। ऑड इवन मीन्स सम और विषम। ठीक है, ऑड है या फिर इवन है। तो कोई भी नंबर ऑड होता है या इवन होता है कैसे पता करते हैं? अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन होता है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड होता है। ठीक है, सपोज करो कि इस नंबर को चेक करना था मुझे ऑड है या फिर इवन है, तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे इवन। बट ये इवन कब प्रिंट होना चाहिए? इवन कब प्रिंट होना चाहिए? जब ये n 2 से डिविजिबल हो। कैसे चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो n डिवाइड बाई 2, क्या ये चलेगा? चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? रिमाइंडर क्यों आएगा? यहाँ पे हम डिवीजन चेक करना था ना, चेक कर ले रहे हैं सीधा n 2 से डिविजिबल है या नहीं है। नहीं हो सकता है क्या? क्या होगा इसका आउटपुट? कुछ नहीं आएगा आउटपुट, क्या आएगा? नंबर आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा?
इवन आएगा या नहीं आएगा? क्या आएगा फिर? कुछ नहीं आएगा। कंपाइलर अलाउ करेगा इसको? कंपाइलर अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो प्लस का यूज करके हम देखे थे कि जैसे ही यहाँ पे हम कोई ऐसा ऑपरेटर्स यूज करेंगे जो बुलियन के अलावा कुछ और रिटर्न किया, क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। कंपाइलर तुरंत रोकेगा। सी में लिखोगे तो एरर नहीं मिलेगा। जावा है, जावा में एरर मिलेगा, क्योंकि जावा में हम बुलियन और बुलियंस के रूप में काम करते हैं, ट्रू फॉल्स के रूप में, ना कि 0 1 में काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? नंबर। वो जो भी नंबर हो डिवाइड करने के बाद नंबर मिलेगा, और जैसे ही नंबर मिलेगा इफ स्टेटमेंट तो आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए? बुलियन चाहिए। तो हमें बुलियन बताना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसको सिर्फ बुलियन चाहिए। तो हम कैसे चेक करें इसको कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? बुलियन बताइए। तो हमें पता है कि बुलियन रिटर्न करने वाले ऑपरेटर्स कौन कौन है? इक्वलिटी ऑपरेटर्स। अगर हम यहाँ पे चेक कर ले तो हो सकता है, अच्छा 0 से चेक कर ले कि 0 है कि नहीं। तो हमको पता कैसे रहेगा कि डिवाइड करके क्या मिलने वाला है? चेक कर लेते, जैसे यहाँ पे चेक कर लेते 7 है कि नहीं है। अब मिलेगा? अभी तो मिलेगा, लेकिन 7 आएगा। हम पहले अगर अपने मन से डिवाइड कर लिए तो फिर कंप्यूटर से करवा क्या रहे? कुछ तो करवा ही नहीं रहे। तो हम डिवीजन ऑपरेटर्स के थ्रू ये काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डिवाइड करके वो क्या डिवाइड करके देगा, वो हम अगर डिवाइड कर ही लिए तो फिर उससे करवाए क्या? कुछ नहीं। लेकिन एक चीज है, हम मॉडुलस ऑपरेटर पढ़े थे, बताए थे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता था? रिमाइंडर बताता था। रिमाइंडर। और किसी भी नंबर्स को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर शेषफल अगर नहीं बचता था तो वो नंबर से डिविजिबल है। अगर बच गया कोई भी तो नहीं है। तो हम क्या चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 2 से रिमाइंडर निकालो तो इधर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर। जैसे इस केस में क्या आएगा? 1 रिमाइंडर। और उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या वो 0 के इक्वल टू है, क्योंकि अगर 0 के इक्वल टू है तो पक्का वो डिविजिबल होगा। तो वो इवन नंबर होगा। तो कुछ इस प्रकार से उसको हम चेक कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अभी ये बता देगा कि इवन नंबर है या नहीं है, पता लेगा ना। इवन नंबर था ही नहीं इसलिए आउटपुट नहीं आया। ठीक है। अरे इवन नंबर नहीं था तो आउटपुट कैसे आएगा? क्लियर है? समझ आया? इफ एल्स कैसे चेक करेंगे? अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन तुम सोल्व किए होगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व किए, या सपोज करो हम रास्ते से चल रहे थे। अब यहाँ पे 2 रास्ते मिले हमें, 2 रास्ते मिले। तो हम क्या सोचेंगे कि इन दोनों में से किस रास्ते पे जाना है। अगर हमको ये समझ आ जाए कि पहला वाला रास्ता गलत है, उसके बाद क्या करेंगे हम? क्या दूसरा रास्ता को चेक करोगे कि डायरेक्ट चलना शुरू कर दोगे? चेक करना तो बेवकूफी होगा फिर तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 पे हम पहुंच गए। ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, एक ए है दूसरा बी ऑप्शन है। ठीक है। तुम क्या किए? इसको सोल्व किए, और जैसे टाइम कम बचता है ना तो हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, इसका ऑप्शन का आंसर ही सीधे पुट करते हैं। इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। जब ए का पुट करके तुम चेक किए तो नहीं मिला आंसर, मैच नहीं किया, तो बी का पुट करके चेक करोगे कि सीधा बी मारोगे आंसर? अरे सीधा आंसर मारेंगे ना। चेक करने की क्या जरूरत है? 2 ही ऑप्शंस था, पहला को हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर ही चुके हैं। अगर 100% पहला रिजेक्ट हो चुका है तो दूसरा तो होना ही है। अब कोई ऑप्शन थोड़े बचा है कि तीसरे में जाएंगे। 2 ही ऑप्शन ही था, पहला हटा ही चुके तो दूसरा होगा ही होगा। ठीक है। कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट को। किसको? एल्स स्टेटमेंट को। और ये हमेशा किसके साथ आता है? इफ के साथ। अकेला कभी नहीं आता, डर लगता है इसको अकेला आने में। ठीक है। इफ के पास क्या था? स्मॉल ब्रैकेट था जिसमें हम क्या देते थे? बुलियन डाटा टाइप कोई भी। और वो बुलियन डाटा टाइप कोई भी ऑपरेटर से रिटर्न करता था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करते थे। अब जो भी हो यहाँ पे या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। ट्रू मिलता था तो ये अपना स्कोप का जो भी था एग्जीक्यूट करता था। लेकिन बोला अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो बोला 100% फॉल्स ही होगा, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करो। 2 ही ऑप्शन है, दोनों में से एक तो हमें सेलेक्ट करना ही था। तो एक को लिखे इफ के अंदर में एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि वो सही होगा तभी इसको एग्जीक्यूट। अब पहला अगर इनवैलिड हो चुका है तो दूसरा तो सही है, तो दूसरे में चेक करने की क्या जरूरत, सीधा उसको उठा लो। और उसको कुछ इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ का अपना स्कोप खत्म, खत्म होने के बाद शुरू होता है एल्स। लिखे एल्स।
इसका भी अपना स्कोप होगा। सेम होगा जैसे इफ में होता था क्या कि अगर हम करली ब्रैकेट दिए तो मल्टीपल्स लाइन को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे और वो सारे लाइन तभी एग्जीक्यूट होगा जब पर्टिकुलर कंडीशन मैच करेगा, और अगर हम नहीं दिए तो एक लाइन उसका अपना स्कोप होगा। ध्यान रखना इसका, ठीक है। सपोज करो इसमें हम दे दिए, अच्छा ऑड और इवन में सिमिलरिटी है कि या तो नंबर ऑड होगा या तो इवन होगा, दोनों नहीं होता। होता है क्या, ऐसा कोई नंबर है जो दोनों हो, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो पक्का वो ऑड नहीं होगा, और अगर कोई ऑड है तो वो इवन नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है रैंडमली, सपोज करो हमको चेक करना है वो ऑड है कि इवन है, तो हम पहले तरीके से सीखे कि चेक कर लेते हैं उसको कि वो ऑड इवन है कि नहीं है। अगर वो इवन है तो हम बता रहे थे इवन है, अगर वो इवन नहीं है तो कंफर्म है कि वो ऑड ही होगा। मानते हो इस बात को? 100% वो ऑड ही होगा। तो सिंपल हम इस ऑड में दे देते इसको कि ऑड प्रिंट कर देना इसमें। बातें समझ आई? अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? इफ वाले एग्जीक्यूट होगा ही होगा। पहला हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, पहला चेक किया पहला ही सही होगा तो दूसरा को देखने भी नहीं जाते हैं क्या था, लेकिन पहला अगर गलत हो गया तो दूसरा 100% होगा ही होगा। तो इसको इस तरीके से ध्यान में रखना, इफ में जो भी कंडीशन हम दिए अगर वो ट्रू रिटर्न कर दिया, जो भी चीजें लिखे वो ट्रू बताया, तो अब तो हो गया। एल्स को भूल जाओ कि एल्स में हम कुछ लिखे भी थे, ठीक है। लेकिन अगर हम एल्स इफ में कोई ऐसा कंडीशन दिया जो फॉल्स रिटर्न किया तो फिर एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले टर्नरी ऑपरेटर पढ़े थे, उसमें भी तो यही हो रहा था। क्लियर हुआ? तो अभी इसमें क्या आएगा? आउटपुट ऑड आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो चार चार ऑप्शन मिल जाता है। अक्सर यही होता है, दो नहीं मिलता, चार चार मिल जाते हैं। नहीं, अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर हम 1 पे है और हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, चार ऑप्शन है। और कुछ वही ऑप्शन ट्राई करते हैं कि एक का आंसर पुट करके देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। अच्छा अगर ए हो गया तो क्या बी को चेक करते हैं? अगर ए का ही आंसर सही मिल गया तो क्या बी को चेक करते हो कि इसको मारते हो आगे बढ़ते हो? उतना टाइम रहता है दूसरा को देखे फिर? नहीं। अगर ए गलत हो गया तो क्या करते हैं? बी को चेक करते हैं कि बी है या नहीं है। अगर बी नहीं हुआ तो सी की तरफ आगे बढ़ते हैं, सी को चेक करते हैं है या नहीं। अगर सी भी नहीं हुआ तो क्या डी को भी चेक करते हो? अब क्यों चेक करना? डी तो 100% हो ही जाएगा फिर। चार ऑप्शन था, तीन को तो हम छोड़ ही चुके तो चौथा को तो अब उठाना ही पड़ेगा। या इसमें से कोई ऑप्शन हुआ तो जैसे ही ऑप्शन मैच करता था उसको वहीं छोड़ते थे, आगे निकलते थे। यही होता था ना। अब इस तरीके के ऑप्शंस हम जावा में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, ये सिलेक्ट हो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक को पिक करना है तो उसमें यूज करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे क्या किए हम कि हम ये चेक कर रहे थे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम बस ऑड इवन की जगह 2 से प्रिंट कर रहे थे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे 9 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से है। हमको चेक करना था कि अगर 2 से नहीं है 3 से है तो हमें बताया कि वो 3 से है। अगर 2 या 3 से नहीं है 5 से है, ऐसा कोई नंबर है 5 से? हाँ हो जाएगा। 5 से है तो 5 से है तो 5 से बता दे। ऑप्शन है, अब तीन ऑप्शन है, तीन में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है हमें, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ के अंदर में तो कोई एक ही कंडीशन लिखेंगे, एल्स के अंदर में तो कोई कंडीशन लिखते नहीं है, वो तो 100% होगा ही होगा। हम सपोज करो यहाँ पे लिखें एल्स लिखें। अच्छा इस एल्स में कब आएगा? जब ये कंडीशन इनवैलिड होगा तभी आएगा। एक ही टाइम आ सकता है, जब ये कंडीशन इनवैलिड हुआ तो। इनवैलिड हुआ तो हम बोले यहाँ पे जब आना ना तो फिर से एक बार कंडीशन चेक कर लेना, और कंडीशन फिर से चेक करना होगा तो इफ ही लिखेंगे ना, फिर से इफ लिखें। और हम बोले जो नंबर्स था तुम्हारे पास उसको चेक करना क्या वो 3 से डिविजिबल है, और जब 3 से डिविजिबल हो तो तुम यहाँ पे 3 प्रिंट कर देना, ठीक है। ओके, अगर ये भी कंडीशन मैच नहीं किया तो फिर आगे बढ़ना एल्स में। एल्स में अब तब आएंगे जब ये भी कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स में आना, कोई कंडीशन नहीं दे रहे, नॉर्मली हम लिखे जा रहे हैं, और इसमें प्रिंट कर देना कि ना ही तो वो 2 से है और नहीं 3 से है। इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ना तो वो 2 से हुआ नहीं 3 से हुआ। किसी से होता तो यहाँ पे पता चल ही जाता ना, ठीक है। क्लियर है? अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा?
3 मिलेगा, क्लियर? कौन सा मिलेगा? 3 मिलेगा, 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से तो हम ये समझ लिए कि एल्स इफ कैसे काम करेगा। बहुत सारे ऑप्शन है तो किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सोल्व करना है तुम्हें। हमें ये चेक करना है, सपोज करो करते हैं कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है? ट्रायंगल सब कोई देखे हो, बहुत बार क्वेश्चन सोल्व किए होगे ट्रायंगल पे। सपोज करते हैं कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि ये ट्रायंगल सच में है या फिर नहीं है। सच में ये ट्रायंगल ही है या फिर नहीं है? क्या कोई तरीका होता है चेक करने का? क्या होता है? अगर कोई आकृति दे दे तो देखते ही बता दोगे ये ट्रायंगल है कि नहीं है। अब अगर हम तुमसे पूछे ये ट्रायंगल है कि नहीं, तो देखते ही बता दिए। नहीं, आकृति दे दिए तब तो देखते ही बता दिए। लेकिन हम ये नहीं दे रहे, हम तुमको इसका साइड्स दे रहे हैं। साइड्स मतलब भुजा, ठीक है? जैसे रेक्टेंगल है तो उसका 4 भुजा होगा, चारों भुजा का कुछ ना कुछ साइज होगा, ठीक है? ऐसे ट्रायंगल है तो 3 भुजा होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा। सपोज करो ए से हम फर्स्ट भुजा को रिप्रेजेंट किए, बी से, सी से। हम इन तीनों का साइज दिए जा रहे हैं तुमको। पहला का 5 दिए, दूसरे का 4 दिए, तीसरे का 3 दिए। हम पूछ रहे हैं क्या ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है? इतने इतने साइज का ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? अब तो ट्रायंगल तुमको दिए नहीं बना के, देखते बता दोगे। तो कैसे पता करेंगे कि ये ट्रायंगल हो सकता है या नहीं हो सकता? कुछ तो कंडीशन होगा। अब इसको समझाना है हमें इस कंप्यूटर को कि कंप्यूटर को जैसे ही हम कोई साइड्स दे, ट्रायंगल है तो 3 ही साइड्स देंगे, जैसे ही कोई 3 साइड दिए तो वो हमें बता दे कि इस तरीके का कोई ट्रायंगल हो सकता है या नहीं हो सकता। बस अभी इतना बताएंगे। तो पहले तो हमें समझ में आना चाहिए ना कि कैसे पता करें कि ट्रायंगल होता है या कि नहीं होता है, फिर कंप्यूटर को समझाएंगे। तो कैसे पता करते हैं? तीसरे से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक? कि ट्रायंगल का एक रूल्स है कि अगर किसी भी दो साइड के सम को तीसरे से हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा वो बड़ा होगा। क्या यहाँ पे वो कंडीशंस फॉलो हो रहा है? कंडीशंस फॉलो होगा ना, और वो किसी भी तरीके से फॉल्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल से एक 5 है, एक 4 है, ठीक है, और एक 2 है, 1 ले लेते हैं, ठीक है? क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? क्यों? किसी भी दो का सम अगर कर रहे हैं और किसी भी तरीके से अगर किसी ने भी वो कंडीशन फॉल्स किया तो बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमको 3 बार सम करना पड़ेगा। पहले बार किसी दो को उठाए, अगली बार दो को, फिर अगले बार किसी दो को, और हमेशा तीसरे से कंपेयर करना होगा। जिस दो को उठा उसको छोड़ के जो तीसरा बचा उससे कंपेयर करेंगे, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या इसको हम इफ एल्स के थ्रू कर पाएंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कंडीशन चेक करने के लिए सीख चुके हैं ना, और कंडीशन चेक करने के लिए सीख चुके हैं, उसमें भी तो वही हो रहा था। कर पा लो, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, करके लेके आओगे। अगला क्वेश्चन समझो और उसको करके लेके आना। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास कोई भी ईयर हो, फॉर एग्जाम्पल अभी 15 आ गया, अब 25 आ गया, 25 है। अच्छा, ये फरवरी महीना चल रहा है, कितने दिन का है फरवरी मंथ? 28 का ही है इस बार। ओके, पिछले साल कितने का था? 29 का था, ठीक है। कितने का? 29 का। अच्छा, जिस साल फरवरी 29 का होता है उसको कुछ लीप ईयर बोलते हैं, कुछ खास साल हो जाता है वो, नहीं? उस साल हमें एक दिन एक्स्ट्रा जीने को मिलता है, नहीं मिलता है? 29 दिन का हो चुका था। लेकिन किस साल 29 दिन का होगा, किस साल नहीं होगा, पता कर सकते हैं क्या? लीप ईयर होगा तो 29 दिन का होगा, नहीं होगा। मतलब हमारे पास कोई ईयर हो, उसे चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? अच्छा, 4 से डिविजिबल होगा तो लीप ईयर। जैसे 2024 लीप ईयर था या नहीं था? बिल्कुल था। अरे कुछ दिन पहले तो बीता है, लीप ईयर था ना? ओके। अच्छा, 2020 था लीप ईयर? लीप ईयर था पक्का? कैलेंडर चेक कर सकते हैं, लीप ईयर था। बहुत अच्छा। 2000 लीप ईयर था? ओके। 1700 लीप ईयर था? अरे कभी तो 1700 ईस्वी भी आया होगा, तो लीप ईयर था या नहीं था? 100%?
गूगल पे भरोसा है? सबको गूगल पे भरोसा है? हमको नहीं है लगता है, तो हमको पूछना पड़ेगा इसे कंफर्मेशन। 1700 इज लीप ईयर और नॉट? भरोसा है? भरोसा है तुम लोग को? तो खुद पे भरोसा नहीं है या फिर गूगल पे भरोसा नहीं है? किस पे नहीं है हमें बता दो। किसी पर तो नहीं है, क्योंकि तुम लोग का आंसर मैच किया नहीं गूगल से। 1700 क्या लीप ईयर है? नहीं है। अच्छा 600, 1600, 1600 ईस्वी लीप ईयर है? हाँ या नहीं है? अरे उसे तुम पूछ ही लेंगे, तुम लोग भी बता दो, है कि नहीं है? क्यों घबरा रहे हो, बताओ। चेक तो किए, ठीक है, ओके। अच्छा 1900, 1900 ईस्वी लीप ईयर नहीं है? 100% चेक कर लो, ठीक है। अच्छा तो कभी भी 100 भी तो आया होगा ईयर, जैसे आज 2025 से कभी 100 भी तो आया था, वो लीप ईयर था कि नहीं था? बोलो वो कौन था उस टाइम, हमें पता भी नहीं सर, उस टाइम का क्या पूछ रहे हैं, वो एक दिन ज्यादा जिया था कि नहीं। लेकिन हो सकता है हमें चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? है या नहीं है? नहीं है 100%? फिर चेक करना पड़ेगा हमें। नहीं है, ओके, बहुत अच्छा। 800 बताओ, 800 है लीप ईयर? कैसे पता कर रहे हैं? देखो कुछ रूल्स होते हैं, कोई भी ईयर लीप ईयर होता है या नहीं होता है। अब उस रूल्स को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है कि लीप ईयर है कि नहीं। और फिर तुम्हें एक छोटा सा प्रोग्राम बना के लेके आना है, जिसमें हम कोई भी ईयर एंटर करें तो तुम्हारा प्रोग्राम सही से बता दे ईयर है कि नहीं लीप ईयर, ठीक है। सपोज करते हैं कि वाई एक वेरिएबल है जिसके अंदर में, या फिर ईयर एक वेरिएबल है जिसके अंदर में कोई भी ईयर हम दे सकते हैं रेंडमली, कोई भी ईयर दे दिए रेंडमली, एक हम ले लिए, ठीक है। मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। डायरेक्ट 4 से डिविजिबल नहीं किया जाता, करना भी नहीं है, और 4 से डिविजिबल करोगे तो फिर से वही गलती होगा। पहली बार करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि ये ईयर सेंचुरियन है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं सेंचुरियन है कि नहीं? सेंचुरी सुने तो होगे, क्रिकेट जो भी देखे होगे सुनते तो होगे। सेंचुरी क्या होता है? 100। अगर 100 बना दिया तो सेंचुरी। मुझे ये चेक करना है कि ये ईयर सेंचुरियन है या नहीं है। मतलब ये कि क्या ये 100 का मल्टीपल है? सिंपल सी बात। कैसे चेक करेंगे 100 का मल्टीपल है कि नहीं है? कर सकते हो। अरे सिंपल भाषा में ये बोल रहे हैं कि ये चेक करना है कि ये नंबर्स 100 से डिविजिबल है या नहीं है। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 4 सबसे करके देख लिया, 100 से भी कर लेंगे। अगर ये 100 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं तो दो ही चीजें हो सकती है। क्या चीजें होगी? या तो होगा या तो नहीं होगा। मतलब हमारे पास दो केस बनेंगे, हमारे पास दो केस बनेंगे। एक बनेगा क्या, या तो होगा, तो हम इसको यस के साथ लिख सकते हैं कि हाँ यस डिविजिबल है, और इसको हम नो के साथ लिख सकते हैं कि नहीं है डिविजिबल। यही दोनों चीजें होगा, तीसरा तो नहीं होने वाला है। तो जब 100 से डिविजिबिलिटी चेक किए तो यस में आया, तो हम इसको बोलेंगे कि अगर यस है वो सेंचुरियन है, तो अब तुमको चेक करना है कि क्या वो 400 से डिविजिबल है। किससे? 400 से डिविजिबल है। अभी भी दो ही केस बनेगा, यस और नो। तो अगर वो यस है, सेंचुरियन भी है, 400 से डिविजिबल भी है, तो वो बन जाता है हमारा लीप ईयर, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं है लीप ईयर। क्लियर? एक साइड क्लियर। दूसरे साइड आते हैं, अगर वो सेंचुरियन नहीं है तो हम चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। और 4 से चेक किए तो फिर दो केस बनेगा, क्या क्या? यस नो। अगर वो यस है मतलब 4 से डिविजिबल है, तो वो है हमारा लीप ईयर, ठीक है। और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं है लीप ईयर। समझ आया? अब इस पे रख के तुम किसी भी ईयर्स को चेक कर लो, वो 100% सही ही जवाब दे। जैसे हम चेक किए थे 1700, लीप ईयर नहीं था। इस ग्राफ पे थोड़ा विजिट करते हैं हम एक बार। 1700 क्या 100 से डिविजिबल है? 100%। तो हम उस रास्ते को भूल के
अब इधर वाले रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, यस की तरफ। चेक किए क्या 4 से डिविजिबल है? 1700 4 से डिविजिबल है? डबल जीरो से डबल जीरो गया, क्या 17 4 से डिविजिबल है? नहीं है। नहीं है तो 9 की तरफ आगे बढ़े। क्या बता रहा है ये? नहीं है लीप ईयर। क्या ट्रू बताया? सही है। हम दूसरा चेक किए थे 1600, लीप ईयर था? लीप ईयर था तो इस पे जरा घुमा के देखो इसको, है इधर है, यस। क्या 400 से है? बिल्कुल है, यस लीप ईयर। कोई और नंबर लेके देखो, जैसे सपोज करो ये 2025 ही ले रखे, क्या 2025 है सेंचुरियन? नहीं है। 100 से नहीं है तो इधर आए, क्या 4 से है? नहीं है। नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है, हो जाएगा। ये ग्राफ ध्यान में रहेगा। अब अगर ये ग्राफ तुम्हें ध्यान में रहा तो तुम अगला काम क्या करके लेके आओगे? इसके लिए एक प्रोग्राम लिख के लेके आओगे कि लीप ईयर है या नहीं है। लिख लोगे? हमें उम्मीद है, बहुत आसान है, लिख लोगे? 2 क्वेश्चन समझ आ चुकी है, बन जाएगा दोनों। लीप ईयर दे चुके हैं, ट्रायंगल का दे चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको बना के लेके आना है तुम्हें, ठीक है? एलसी पे काम हो जाएगा, बना लोगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत भी? तो कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको एक तरफ से लिखते जाओ और बना के लेके आना, या ग्रुप में डाल दें।